नमस्कार आणि योकार आमच्या विराक सम्मान ह्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो योकार। आयच्या ह्या कार्यावळीत आमच्या संघातन आसात कॅप्टन सुरेश बाबू, नौदळाचे एक मरीन कमांडर ज्यांनी नौदळाच्या वेगवेगळ्या आस्थापनांनी काम केलें आसा, वेगवेगळ्या अभियानाक त्यांनी मोलाचो वाटो उखलिल्लो आसा आणि नौदळ कशा पद्धतीन आमच्या देशाच्या सेवेन समर्पित जाल्ले आसा हे आयज आमी जाणून घेवपाचो यत्न करूया आयच्या ह्या कार्यावळीत जाचे नाव जावन आसा आमच्या वीरांक सम्मान। सुरेश बाबू, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि आप 33 सालों से इस नेवल के सर्विस में आप हो और अभी मेरे ख्याल से आप रिटायर भी हो चुके हो। हाँ, तो इस सेवा में आने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली? जो बचपन में बेसिकली जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है कि मैं ये करूँ, तो आपकी प्रेरणा क्या थी? बचपन में मुझे आसमान को छूने की आशा थी और हमारे घर के बगल में फाइटर ट्रेनिंग स्कूल होता था जहाँ सभी एक्सीलेंट पायलट्स को इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब भी हम छत में लेट के देखते थे ये फाइटर प्लेन्स हमारे ऊपर पूरी मैनुअर्स करते थे, उसको देख के हम काफ़ी मोटिवेट हुए। और स्कूल में भी उस टाइम काफ़ी टेक्नोलॉजी का दबाव था और हम टेक्नोलॉजी के साथ संबंध करना चाहते थे। और ये दोनों तब होता था अगर हम हवाई जहाज़ उड़ सकते थे। एंड हवाई जहाज़ उड़ने के लिए एयरफोर्स ज्वाइन करना अच्छा रास्ता निकला था। और मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी को अप्लाई किया और 10वीं में जब पढ़ाई कर रहा था तब भी हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और जब तक हम 11 क्लास ख़त्म किए हम नेशनल डिफेंस एकेडमी का सेलेक्ट हुए और भर्ती हो गए और तब से शुरू हुआ हमारा ये नौदल का। हाँ, ये कहानी जो वहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, लकीली मुझे मेरे कॉलेज के जीवन के वक्त में, कॉलेज के टाइम में नेशनल डिफेंस एकेडमी में कुछ 10-15 दिन बिताने का मौका मिला था। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक मैंने वो झलक दिखी कि किस तरह से ऑफिसर्स लोग तैयारी अपनी करते हैं इस देश की सेवा के लिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो ऑफिसर्स तैयार होते हैं वो किस तरह की उनकी मानसिक तैयारी होती है वहाँ जाने के बाद देश की सेवा करने के लिए? हाँ जी, जब हम लोग उधर जाते हैं हम सिर्फ बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे को इंसान बना के एज अ लीडर बनाने के लिए वही इंडिया का मेन मकसद होता है। तो इट्स अ क्रेडल ऑफ लीडरशिप। ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, हाउ टू वर्क एज अ टीम, हमको एक टीम मैन बना देते हैं। नॉट इंडिविजुअल एक्सेलेंस बट कैसे एक टीम कोई मकसद को हासिल कर सकते हैं, उस एम के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड जब तक हम 3 साल ख़त्म करते हैं उधर वी बिकम वन फाइटिंग मशीन जो बोलते हैं, हु कैन वर्क एज अ टीम एंड अचीव टारगेट्स। एकाग्रता, अनुशासनता और एक संघता, ये मेरे ख्याल से हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मंत्र है। तो जब आप एक्चुअल फील्ड में उतरते हो तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है? हाँ जी, जब भी हमको फील्ड में उतरते हैं हमको दिया जाता है कि एक मकसद, और हमारे पास दिया जाता है कि कुछ ट्रेन्ड पर्सनल और कुछ इक्विपमेंट। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इन तीनों को यूज़ करके हम कम समय में इसको सक्सेसफुली कैसे हासिल करते हैं। सो जो भी हमारा फिज़िकल ट्रेनिंग मिला, मानसिक ट्रेनिंग मिला, ये सब उस टाइम यूज़ करना पड़ता है। एंड ये नहीं कि जो हम प्लान करते हैं वही हम फाइनली कर पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी कंटिजेंसीज आते हैं। सो हमारा ट्रेनिंग कैसे हम अडाप्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन को, सिर्फ वो मकसद को अचीव करने के लिए। जो मैंने आपका बायोडाटा पढ़ा वहाँ पे एक ऐसी चीज़ मैंने देखी कि आपने सोमालिया में जो पायरेट्स रहते हैं उनके साथ भी बहुत लड़ाई की है और जो जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। तो ऐसा कोई अभियान है जो आपके पूरी ज़िंदगी में एक यादगार अभियान रहेगा, ऐसा कोई है? हाँ जी, बहुत सारे अभियान हैं, लेकिन मैं अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उनके बारे में तो नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ।
जैसे कि जब मैं लेफ्टिनेंट था मुझे असम भेजा गया था। उस टाइम उल्फा टेररिस्ट होते थे। इतने पीसफुल सुंदर जगह को सत्यानाश करके रखे थे और हम लोग उधर जो हथियार होता था उसको ग्रीस बैग में डाल के वो नदी और तालाब के अंदर छुपा के रखते थे और उसको निकालने के लिए हमको भेजे थे। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी उसको छुपा के रखा है, उस जगह को भी पूरा एक्सप्लोसिव डाल के उसको सेफ गार्ड करके रखता था। तो हम लोग को ऐसे भेजा गया था कि हम लोग कुछ सिविलियन टीम है जो डाइविंग कुछ रिकॉर्ड सेट करने के लिए उधर ठंडे पानी में प्रैक्टिस करने के लिए आए। तो हम लोग भी दाढ़ी वाड़ी बना के सिविलियन ड्रेस पहन के सिविल गाड़ी में घूमते थे। किसको पता नहीं था कि हम लोग इस काम के लिए आए और सिर्फ 5 दिन के लिए भेजे थे, लेकिन इतने हथियार मिला कि हम लोग 3 महीने उधर काम करना पड़ा। और ये नहीं कि सिर्फ हथियार मिला, काफ़ी लाश भी मिले, क्योंकि उल्फा टेररिस्ट ने किसी को पकड़ के बंदी नहीं बनाते थे, सिर काट के पानी में फेंक जाते थे। तो उस दौरान हमको 10-15 ऐसे लाश मिले एंड हर एक दिन वापस आना was not a very sure thing. आपने अभी बोला कि जो उल्फा आतंकवादी थे उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे आसाम में कोहराम मचाया था, वैसे श्रीनगर हो या जम्मू कश्मीर हो, ये भी वैसा अशांत ही भाग है। आजकल थोड़ा बहुत वहाँ पे शांति हमको देखने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है। पर आपने जिस दौर में ये सब काम किया तब ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्टिव थी, ऐसा मुझे लगता है। आपने श्रीलंका में भी मेरे ख्याल से शांति सेना के साथ काम किया है, तो वहाँ का अनुभव आपका कैसा था? वहाँ का अनुभव तो बहुत अजीब सा था, क्योंकि मैं भी तमिल हूँ और हमारा तमिलनाडु जो स्टेट है वो उनके साथ काफ़ी सिंपैथेटिक थे और काफ़ी उनको मदद भी कर रहे थे, उनका काफ़ी ट्रेनिंग भी दिया जाते थे। और जब हम लोग इधर निकले थे जहाज़ों में, उनकी साइड में निकले थे अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन जब हम जा रहे थे उधर पहुंच गए कि गवर्नमेंट का डिसीजन चेंज हो गया था और हम लोग 2 भाई लड़ रहे थे, उनके बीच में हम शांति सेना बन के गए। इस दौरान लड़ाई हमारा नहीं था, लेकिन हमारा काफ़ी दोस्त, काफ़ी हमारे साथ आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों का लाइव्स वे लॉस्ट। सो इट वाज नॉट अ ऑपरेशन जिसमें हम पहले जाना ही नहीं था, लेकिन जाने के बाद जितना हमने लॉस इनकर के अभी तक हमें काफ़ी हॉन्ट करते रहते हैं। हमने बहुत बार देखा कि जब कोई युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा हमको सुनने को मिलता है कि हवाई जहाज़ वहाँ पे जाके बम गिरा के आए, या जो हमारी सेना है, पैदल सेना है, वो किसी एरिया में घुसी, उस एरिया को कवर किया। पर नौदल के बारे में, नेवल के बारे में हमको बहुत कम सुनने को मिलता है, या नौदल का जो रोल होता है वो पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली नौदल किस तरह से काम करता है पूरे युद्ध के दौरान। तो नौदल का जो युद्ध के दौरान उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किस प्रकार की रहती है? मैं इसको 3-4 भाग में बताता हूँ। पहला है कि अगर कोई लड़ाई को आप कंटिन्यू करना है, आपको तेल चाहिए, आपको हथियार चाहिए। सो नेवी का रोल होता है कि एक नेवल ब्लॉकेड करने का, मतलब कि जिस देश के साथ हमारा लड़ाई चल रहा है उनके देश के अंदर कोई भी शिप अंदर नहीं जाने के ब्लॉक करते हैं। और एट द सेम टाइम जो हमारे लिए आ रहा है तेल वगैरह, उस लाइन को क्लियर रखते हैं। सो नेवल ब्लॉकेड और डिनाइल नेवी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा अगर मान लो कि हमारा कंट्री का एम है कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, किसी भी देश के साथ हम पहली लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे है हमारा, फिर हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होना चाहिए। ऐसे कैपेबिलिटी होना चाहिए कि जिस डर से कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा।
नेवी का वही रोल होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है उसमें ऐसे मिसाइल्स रखेंगे और किसी भी जगह पे हम हैं, किसी को पता नहीं कि इंडियन ओशन में कहीं भी हो सकते हैं। अब आप कुछ किया तो हम दोबारा आपको ऐसे जवाब दे सकते हैं कि आप उससे आप कभी भूल नहीं पाओगे। दैट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और नेवी का जिम्मेदारी है। तो ये दोनों रोल काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बट नेवी का रोल यही होता है कि लड़ाई के टाइम। INS विक्रांत के बारे में मुझे बहुत सुनने को मिला है, देखने की इच्छा थी, पर अभी INS विक्रांत नया भी बना हुआ है। पर जो पुराना INS विक्रांत था तो उसके बारे में बहुत सारी हमको कहानियां सुनने को मिलती हैं, मैंने बहुत बार पढ़ा भी है। तो INS विक्रांत पे आपको कभी काम करने का मौका मिला? हाँ जी, विक्रांत के ऊपर काम करने के चांस नहीं मिला, लेकिन उसके बारे में मैं उस टाइम में गॉट इन्वॉल्व हो गया था। द विक्रांत को टारगेट करके पाकिस्तानी ने एक पनडुब्बी भेजे थे। वो जहाँ भेजे थे कराची से विशाखापट्टनम तक भेज दिए, क्योंकि उनको ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन दे के हमारा कंट्री ने ऐसे हफा मचा दिया कि विक्रांत ने बॉम्बे से विशाखापट्टनम आ गया। वाकई में विक्रांत उधर नहीं था। सो ये पनडुब्बी PNS गाजी उधर इंतज़ार कर रहे थे कि जब विक्रांत बाहर निकलेगी उसको मार के गिरा देंगे। और मेरा बर्थडे के दिन नवंबर 28 को ये ऑपरेशन शुरू हुआ है 1971, काफ़ी साल पहले। और जैसे वो सबमरीन बाहर निकला कि देखने के लिए कि कुछ बड़ा जहाज़ वाइजैक से बाहर आ रहा है, तब एक सडनली बहुत नज़दीक एक बड़ा जहाज़ देखा था और इमरजेंसी डाइव करने की कोशिश किए थे। और जब पनडुब्बी इमरजेंसी डाइविंग करते सीधा जाके नीचे हिट मार के खुद का जो टॉर्पिडोज एंड जो डेप्थ चार्जेस थे वो फट गए, और उसकी वजह से PNS गाजी उधरी विशाखापट्टनम के ठीक सामने अभी भी है। सो जब मैं लेफ्टिनेंट था, बाद में लेफ्टिनेंट कमांडर था, बाद में कमांडर था, मैंने 3 बार उसके ऊपर डाइव करने के मौका मिला। अरे वाह, क्या बात। और उससे काफ़ी चीज़ निकल के अभी एक म्यूज़ियम में भी डिस्प्ले करके रखे हैं। सो मेरा विक्रांत का संबंध ऐसे रहा कि जब उसका टारगेट बना के पाकिस्तानी सबमरीन डूब गया था। आजकल के बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें नेवी में जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सफ़ेद ड्रेस है वो एक अलग एलिगेंस देता है। तो अगर कोई बच्चा जो कॉलेज में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है, उसको अगर नेवी में जाना है तो किस तरह से वो अपनी खुद की तैयारी कर सकता है? सभी आपको बताएंगे कि आप अच्छा पढ़ाई करो और अच्छा सेहत बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आप फौज में जाना चाहते हैं, आपको सेल्फ कंट्रोल पहले सीखना चाहिए। उसके बाद करेज, हिम्मत होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ हिम्मत, सिर्फ फिजिकल करेज नहीं है, इट शुड बी सोशल, इट शुड बी इंटेलेक्चुअल, इट शुड बी द पावर टू डिजर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। हिम्मत मतलब आप सच के you should be able to stand by it. So this is how you should prepare yourself for joining the defense. Defense is not just about studies and physical competence, but self-control. देश भक्ति बोलते हैं, मतलब faith, unflinching faith in जो भी you want to do. मतलब आप you should be able to place yourself before the country. So ऐसे प्रिपेयर करो एंड जब आप मेंटली रेडी हो जाते हैं तब आप फौज में ज्वाइन करना है. बेसिकली कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि बच्चे नेवी में आ सके? बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो क्या चाहिए? आजकल सभी जो ऑफिसर बनना चाहते हैं हैज़ टू बी बीटेक. पहले होता था कि आप कोई भी डिग्री करके जा सकते थे. अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है बीटेक. एंड अगर आप एनडीए भी ज्वाइन कर रहे हैं 12th के बाद 3 साल बीएससी प्लस 1 ईयर नेवल एकेडमी सब मिला के बीटेक हो ही जाता है. Okay. क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गए
एंड जहाज़ में, और जहाज़ का जो कंट्रोल है, जो हमारा ऑपरेशन सेंटर है, जो एयरक्राफ्ट है, सभी में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि बेसिक ऑफिसर्स क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी बीटेक। अगर जवान ज्वाइन करना है उनके लिए भी 12th इज़ कंपलसरी। देयर इज़ अ न्यू स्कीम ऑफ अग्निवीर जो आप लोग देखे होंगे। मैं उसी के ऊपर आने वाला था। हाँ अग्निवीर जी, से हाँ अगर नेवी में जाना है तो हाँ किस तरह से? हाँ, सो अग्निवीर इज़ अ नाइस शॉर्ट सर्विस स्कीम। ये नेवी का ये पहली बार नहीं हो रहा है क्योंकि जब 1971 वॉर हुआ था तभी शॉर्ट सर्विसमैन हुआ था। उस टाइम सिर्फ ऑफिसर्स का शॉर्ट सर्विस होता था 7 साल, उसके बाद 3 साल, उसके बाद और 4 साल। तो ऐसे कर करके 14 इयर्स तक शॉर्ट सर्विस कर सकते थे। अभी सेलर्स के लिए स्टार्ट हुआ है कि 3-4 साल पहले। सो आप भर्ती हो सकते हैं 4 साल के लिए, एंड 4 साल में आपको आधा ऑलमोस्ट 1 ईयर आपको ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा। एंड आप ऑप्ट भी कर सकते हैं किस किस ब्रांच में करना है। 4 साल ख़त्म होने के बाद उसमें से कुछ परसेंटेज लोग फुल टाइम नेवी में ज्वाइन करने की चांस दिया जाएगा, डिपेंड अपॉन उनका परफॉर्मेंस, उनका मेरिट वगैरह। बहुत बार एक ऐसा समय आता है जहाँ पे थोड़ा डर भी होता है और जिम्मेदारी भी होती है। इस वक्त जो मानसिक संतुलन जिसकी बात आपने अभी छेड़ी थी, हाँ जी, हाँ। वो किस प्रकार किसी भी कोई भी फौजी हो, बाद में वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, या जो पैदल चलने वाले जो हमारे सैनिक हैं, वो किस तरह से अपने टारगेट को हिट करने के लिए जो डर है उसको कंट्रोल करते हैं और अपना जो मानसिक संतुलन है वो उसको किस तरह से बरकरार रखते हैं? सर, डर होना बुरा नहीं है, डर होना बहुत अच्छा है। क्योंकि जहाँ डर है आप काम भी ठीक तरह से करेंगे, मतलब सभी प्रिकॉशंस लेंगे। सो डर होना बहुत अच्छा है। लेकिन इतना ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि उस टाइम जब आप कुछ मकसद हासिल करना है, डर को अपने आप नीचे करके आप काम कर सकते हैं। सो हमारा पूरा ट्रेनिंग इसी दिशा में है कि डर को कम करके, मतलब डर को अपनापन करने, यू शुड मेक इट योर पार्ट ऑफ योर सिस्टम। कि डर होना बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारी शुड वे ओवर द फियर। पर जब दुश्मन सामने हो, हाँ जी, और दुश्मन आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, उस वक्त जो सैनिक की सोच होती है, हाँ जी, वो किस प्रकार की होती है? क्योंकि हमें बहुत बार ये आश्चर्य होता है कि आप भी गन लेके खड़े हो, सामने वाला भी गन लेके खड़ा है, युद्ध चल रहा है, और इस वक्त अगर सामने से गोली चलेगी तो मैं तो नहीं रहूंगा दुनिया में। पर देश सेवा और देश प्रथम ये सोच मन में रख के जब सैनिक वहां पे काम करता है तो वो डर शायद मेरे ख्याल से खत्म होता है। फिर भी एक कदम आगे बढ़ाने से पहले क्या सोच रहती है? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलता है 2 गोली चलाने के लिए। अगर वो 3 सेकंड के बाद आपका जो पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि एक इंसान को रिएक्शन टाइम 3 सेकंड होता है कि दोबारा आपके ऊपर गोली चलाने की। सो अगर उस 3 सेकंड में आप सोचने लगे, डरने लगे, फिर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो आपको इमीडिएट एक्शन करना पड़ेगा एंड आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। सब 3 सेकंड में 2 गोली। हमने फिल्मों में बहुत बार देखा है अक्सर कि कमांडो ट्रेनिंग जो दी जाती है, उस कमांडो ट्रेनिंग में लोग ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो ट्रेनिंग का पार्ट, और जो असलियत में ट्रेनिंग का पार्ट जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसमें मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा ही रहेगा। पर वो थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बार फिल्मों को देख के लोग फैसिनेट हो जाते हैं तो थोड़ा आकर्षण बढ़ता है। पर सच्चाई अगर उनको पता चलेगी तो वो तैयारी करने के लिए शायद उनको मेरे ख्याल से मदद हो जाएगी। 2 सिनेमा में दिखाते हैं, काफ़ी ग्लैमरस करके दिखाते हैं। जो एक्चुअल असलियत में होता है उसमें 10% भी सिनेमा में नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, जो आपने पूछा था कि आप क्या सोचते हैं, खुद को बचाना है, वो कभी फिल्मों में नहीं दिखा सकते। जब गोलियां बरस रहे हैं, है ना, वो नहीं देखता कि आप कौन हैं, आप कहाँ के हैं, आप किस लिए, जो उस डायरेक्शन में उसका जान ले लेगी।
सो सिनेमा में आपको जो देख रहे हैं आप लोग रियलिटी से 10% भी नहीं है। एंड जो जब ट्रेनिंग होता है काफ़ी ग्रेजुअली आपको बिल्डअप होता है कि आपका शरीर का लिमिटेशन, उनका मानसिक प्रिपरेशन, सो धीरे 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 आपको उस लेवल पे लेके चले जाएंगे कि आप एक टोटल फाइटिंग मशीन बोलते हैं ना, वो बन जाएंगे आप। एक थोड़ा सा अलग सवाल, अभी आप रिटायर हो चुके हो और रिटायरमेंट के बाद एक फौजी की जो लाइफ होती है वो किस प्रकार की होती है? हाँ जी, मेरा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि हम इतने ट्रेनिंग कर चुके हैं, इतना फील्ड में रह चुके हैं कि इस उम्र में डेस्क में जाके बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जल्दी उठ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ पानी में बोट नाव लेके चले जाते हैं या योगा करते हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी जॉब भी कर लेते हैं क्योंकि इतने एक्सपीरियंस है हमारे पास। अगर नेवी या कोस्ट गार्ड या मरीन पुलिस उन सब का कुछ नया इक्विपमेंट लेके आना है या कुछ नया जहाज़ बनाना है, हमारा एडवाइस ले सकते हैं। सो काफ़ी लोग कंसल्टेंट के दौरान काम करते हैं, ये 9 to 5 काम नहीं करते क्योंकि वो टाइम निकल गया जब टारगेट और प्रॉफिट वगैरह, ऐसा कंसल्टेंट एज एन एडवाइज़र काम करते हैं। दोपहर को भी बाकी लोगों की तरफ सोना तो हमारा पूरी 35 ईयर्स में कभी नहीं हुआ। दोपहर को भी हम थोड़ा बहुत स्विमिंग या कुछ भी एक्टिविटी करते रहते हैं। एंड अभी जो टाइम मिला है फैमिली के साथ बिताने का, सो ये कोशिश रहता है कि जिस परिवार से हम काफ़ी मिस कर दिया कि बर्थडे उनका बहुत सारे यादगार पल जो आपने मिस किए, अभी उसको हम मेकअप करने के लिए सबके साथ जाके मिल के रहते हैं। समय ख़त्म होते आया और जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो हमारे देश की सेवा में किस तरह से तत्पर रहे? हाँ से जो अभी आप बच्चे जो उस मोड पे खड़े हैं जहाँ अभी जो डिसीजन लेंगे वो पूरी उनकी फ्यूचर को ऊपर दबाव पड़ेगी। सो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप मकसद ढूंढते हैं, एक सिंपल मकसद रखो, सिंपल एक रखो, सिंपल सिंगुलर एंड अचीवेबल जो आप हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा भी मत करो, कम भी मत करो। दूसरी बात है कि आप जब सुबह घर से निकलते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आप खुद को 100 मार्क्स दे दो, फिर आप सिर ऊपर रख के आप सामना कर सकते हैं पूरी, कोई और नहीं देने वाला आपको 100 मार्क्स। एंड अगर अभी आप मकसद ढूंढ लिया, आप ऐसे मकसद रखो कि स्टार्स को रीच करने के लिए, ताकि एटलीस्ट क्लाउड तक तो पहुंच सकते हैं। सही बात है। अगर क्लाउड तक नहीं तो आप धरती तक तो पहुंच सकते हैं। बट द आइडिया शुड बी टू कंटिन्यू मूविंग, फ्लाई इफ नॉट रन, इफ नॉट वॉक, इफ नॉट क्रॉल, बट कीप मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर एम। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले पीढ़ियों को। आमच्या संघातान आशिल्ले आयज कॅप्टन सुरेश बाबू, तांच्याकडच्यान आमी बऱ्योचश्यो गजाली जाणून घेवपाचो यत्न केलो आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल तांणी सांगली ती म्हळ्यार रावप ना, थांबप ना, जो थांबला तो संपला अशी एक मराठींतल्यान म्हण आसा। आमी जर रावले जाल्यार आमी सगळे सोंपतले। तेन्ना आमच्या फ्युचरा कडेन जेन्ना आमी वाटचाल करतात, आमच्या फुडारा कडेन जेन्ना आमी वाटचाल करतात, तेन्ना थांबप ना होच संदेश घेवन आयची ही कार्यावळ आमी हांगाच संपवया। आयज आमच्या संघातान कॅप्टन सुरेश बाबू हांगा आयले, तुम्ही हांगा आयले आनी तुमचे मोलादीक विचार आमच्या सगळ्या पळोवप्यां मेरेन पावयले आणि देशसेवे खातीर कशा पद्दतीन आमी आमची तयारी करपाक जाय हें तुमी तुमच्या उतरांतल्यान दाखोवन दिलें। ताच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं। नमस्कार।